गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। बस 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं अपन। चलिए, गुड इवनिंग बच्चों। मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? और बोर्ड विजिबल हो रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, आखिरकार आज की क्लास स्टार्ट हो गई। थोड़ी सी लेट हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई, तो इसलिए वो एक्चुअली क्या, वो जिस लिंक मैडम को पुराना वाला शेड्यूल ही ध्यान रहा, तो उनने बस 7 बजे तक का ही वो लिंक जनरेट करा था, इसलिए वो 7 बजे बाद एक्सपायर हो गया। फिर मैंने एक दूसरे लिंक से करा, तो वो दूसरे वाले लिंक में पहले से कोई क्लास चल रही थी, तो वो सब बहुत सारी चीजें हो गई। चलिए, अपन क्या टाइम वेस्ट नहीं करते अब, है ना? चलो अब अपन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? तो क्या चल रहा था अपने लास्ट क्लास में अपन ने स्टार्ट करा था कि अच्छा, इमेजिनरी रूट्स वाला कांसेप्ट में बता रहा था लास्ट क्लास में। हाँ, इमेजिनरी रूट्स वाला कांसेप्ट में बता रहा था कि एक तो जो इमेजिनरी रूट्स आते हैं दैट ऑलवेज अकर्स इन पेयर्स, है ना? कि मान लो मेरे पास एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, तो दूसरा रूट क्या होगा? हमेशा अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा। तो इसका यूज ये है कि कॉन्जुगेट पेयर, राइट? कॉन्जुगेट पेयर, है ना? बोर्ड विजिबल हो रहा है ना सबको? बोर्ड विजिबल है ना? हाँ हाँ, कोई बोल रहा था ब्लर हो रहा है कुछ है, मेरे ख्याल से मेरे को दिख रहा है। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना? तो इमेजिनरी रूट्स की मैं बात कर रहा था कि इमेजिनरी रूट्स जो भी आते हैं वो पेयर्स में आते हैं, तो इसका एक सबसे अच्छा एडवांटेज मैं ये ले सकता हूँ, यदि मैं आपको एक रूट दे दूं तो अपन दूसरा रूट लिख सकते हैं, ठीक है? अच्छा, उससे पहले एक चीज और बताता हूँ, एक चीज मैंने बताई नहीं शायद, वैसे आप लोगों को मेरे ख्याल से पता होगी कि
रूट्स यदि मैं दे दूं और उससे यदि आपको इक्वेशन लिखना, फॉर्मिंग द इक्वेशन, फॉर्मिंग द इक्वेशन, पहले ये बताना था उसके बाद इस पे आना था। तो मान लीजिए कि मैं आपको अल्फा बीटा रूट्स दे दूं, तो आप इक्वेशन लिख सकते हैं क्या कि रूट्स अल्फा बीटा वाली इक्वेशन क्या होगी, ठीक है, क्या होगी कि x माइनस अल्फा, रूट्स अल्फा है तो x माइनस अल्फा विल बी वन ऑफ द फैक्टर, x माइनस बीटा विल बी वन ऑफ द फैक्टर, तो इक्वेशन आएगी x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको फिर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको ऐसे याद होगा मुझे लगता है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स है और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, सम ऑफ द रूट्स हो गया, और अल्फा बीटा क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0। देखो इक्वेशन जब अपने को लिखनी है, अब यहाँ पे आपको ए से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि वो यहाँ पे यदि मैं ए लूंगा तो यूं समझ लो कि उस ए को मैं उधर ले गया, तो इसलिए यदि रूट्स गिवन है और उससे आप इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं तो दैट विल बी अ सिंगल इक्वेशन। अब उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, आप बोलो कि यहाँ पे जैसे मान लो मैंने एक इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स 2 और 3 है, ठीक है। अब 2 और 3 रूट्स वाली यदि मैं एक 2 और 3 रूट्स वाली यदि मैं एक इक्वेशन और लिख दूंगा तो 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो अब मेरे लिए ये दोनों इक्वेशन डिफरेंट नहीं है, आप समझने की कोशिश करना, देखो इक्वेशन मेरे लिए दोनों सेम है, इसके भी रूट्स 2 और 3 है, इसके भी रूट्स 2 और 3। हाँ, लेकिन यदि मैं एक्सप्रेशन की बात करूंगा, यदि मैं एक्सप्रेशन की बात करूं, मान लो मैंने लिख दिया कि मेरे पास एक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, और एक एक्सप्रेशन लेट्स से मैंने बोला ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, है ना। तो एक्सप्रेशन वाइज जो है, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट होगा, ठीक है, एक्सप्रेशन वाइज जो है ये दोनों थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे, है ना। एक्सप्रेशन वाइज आप सेम नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इक्वेशन में आपका डिफरेंस नहीं है, इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, इक्वेशन आप ये लिखो या ये लिखो ना, इक्वेशन दोनों सेम है, और एक्सप्रेशन वाइज ये डिफरेंट। तो इसलिए आपको कभी भी यदि रूट्स गिवन है, इक्वेशन लिखनी है, तो यू हैव टू फाइंड ओनली सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, उससे आप इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। हाँ, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, जब किसी को आप इक्वल टू 0 लिखते हो कर भी चुके होंगे, फिर से जैसे थोड़े बहुत क्वेश्चंस मैं एक बार करा देता हूँ इस पे, ठीक है, ये लिख लेना एक बार, ये लिख लीजिए। आवाज आ रही है क्या, अच्छा बीच में म्यूट हो गया हूँ मैं, कोई बात
ओके ओके, बीच में हो गया होगा, ठीक है मैं बता देता हूँ। बस मैंने इतना सा बताया है उसमें कि अल्फा बीटा यदि रूट्स है तो वो वाली इक्वेशन यदि आपको लिखनी हो तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0 अपने पास आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन है। तो मैं आपको ये डिफरेंस समझाने के लिए कोशिश कर रहा था कि इक्वेशन आप ये लिखो या ये लिखो, दोनों सेम है। मतलब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई, उसमें डिफरेंस क्या है? ठीक है, इक्वेशन में डिफरेंस जब तक आपके रूट्स सेम है, इक्वेशन सेम। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सप्रेशन, जब अपन एक्सप्रेशन की बात करते हैं, मतलब सेम y इज इक्वल टू, देखो ये इक्वेशन है, ये एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन है, ये एक्सप्रेशन। ठीक है, दिस इज इक्वेशन, दिस इज एक्सप्रेशन। जब अपन एक्सप्रेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो एक्सप्रेशन में जैसे यहां पे मान लो मैंने 2 लगा दिया, नाउ इट विल बी अ डिफरेंट एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन डिफरेंट है। ठीक है, क्लियर है? अब आ गई बात समझ में? चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। एक बार ही टाइप करना है बच्चों, एक बार ही टाइप करना है। हाँ, जीरो सेम हो गया, हाँ अक्षर, वो जीरो सेम हो सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे एक्सप्रेशन ऐसे होंगे जिनके जीरो सेम हो सकते हैं, इसीलिए कभी भी आप डिफरेंस देखना। यदि मुझे x इक्वल्स टू अल्फा रूट गिवन है, ठीक है, तो उससे फैक्टर x माइनस अल्फा, x माइनस किसी एक्सप्रेशन का जीरोस अल्फा गिवन है तो x माइनस अल्फा के साथ मुझे कुछ मल्टीप्लाई में लेना पड़ता है, तो केवल x माइनस अल्फा नहीं ले सकता। ठीक है, तो जब भी आप जीरोस की बात करोगे, एक्सप्रेशन की बात करोगे, तो फिर आपको मल्टीप्लाई में लेना पड़ता है, यहां पे जरूरत नहीं। हाँ, एक्सप्रेशन मतलब इक्वल, लिख लिया ये सभी ने? सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये तो लिख लिया होगा, है ना? इस पे एक दो बेसिक क्वेश्चन थोड़े से मैं करा देता हूं आपको पहले, है ना, फिर से अपन वापस वो इमेजिनरी रूट्स और उस वाले कंसेप्ट पर आ जाएंगे। ठीक है, तो सपोज करिए कि मेरे पास एक इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड लेट द रूट्स आर अल्फा बीटा। इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, ठीक है। देन फाइंड द इक्वेशन, find the equation whose roots are, find the equation whose roots are, first 1 by alpha 1 by beta, second alpha square plus 2 comma beta square plus 2, third alpha by beta comma beta by alpha। कहीं सबका हो जाना चाहिए। इस इक्वेशन क्वेश्चन में बता देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 के रूट्स अल्फा एंड बीटा है। यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा वाली इक्वेशन निकालनी है। अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 2 जिसके रूट्स है वो निकालनी है। अल्फा बाय बीटा बीटा बाय अल्फा है, वो इक्वेशन आपको निकालनी है। सही है, हो जाने चाहिए सबके ये तो। सम और प्रोडक्ट निकालना है बस।
सही है, सही है। जैसे अल्फा प्लस बीटा फर्स्ट वाला मैं बता देता हूं आपको, है ना, फर्स्ट वाले में इसमें अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -3 हो गया। अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। तो आपको ये वाली इक्वेशन निकालनी है, तो इसका सम ऑफ द रूट्स लिखेंगे अपन। तो सम ऑफ द रूट्स क्या लिखोगे बच्चों, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा -3, अल्फा बीटा 5। प्रोडक्ट लिखना है, तो प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा, ठीक है। तो 1 बाय अल्फा बीटा और 1 बाय अल्फा बीटा हो गया 1 बाय 5, ठीक है। सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया, तो इक्वेशन क्या लिख सकते हैं अपन, इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0। 5 एलसीएम लेके इधर ले जाके कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब सेकंड का बताएंगे, सबका हो गया होगा फर्स्ट वाला तो। अब इसमें वही दिक्कत आ रही है, आप बोलो कि रूट्स निकल जाते तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर अपने को पता है रूट्स निकालना बहुत कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है, तो इसलिए अपन रूट्स नहीं निकाल पा रहे हैं इसमें। सेकंड वाला, थर्ड वाला अनामिका ने बताया है 1, हाँ ठीक है, चेक कर लेंगे। सेकंड में सम ऑफ द रूट्स यदि मैं निकालूंगा तो सम ऑफ द रूट्स आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2, सो दैट बिकम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4। तो ये आएगा मेरे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 4, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 9 माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 4, so that will be 13 minus 10 is equals to 3 आ गया। सम ऑफ द रूट्स 3 आ गया अपने पास। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लेते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालोगे आप तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू बीटा स्क्वायर प्लस 2, यह आएगा अपने पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा स्क्वायर प्लस ट्वाइस बीटा स्क्वायर प्लस 4, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे यार फिर वही चली गई क्या, अब आ रही है। हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए मैं दोबारा से बता देता हूँ। कुछ नहीं करा, वो सम प्रोडक्ट ही करा है। ये दोनों रूट्स थे, ये सम कर दिया, तो अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ये लिखने में मुझे लगता नहीं है कोई दिक्कत है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दी, अल्फा बीटा की वैल्यू रख दी। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करा, और ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ये लिख दिया अपन ने। हाँ 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 हाँ, फर्स्ट पार्ट में प्लस 3/5x होना चाहिए। ओ यहाँ पे ना, हाँ सॉरी सॉरी, ठीक बात, सम ऑफ द रूट्स पे
सही बोल रहे हो। हाँ हाँ सही है, सही है, वैभव सही था वो। थर्ड वाला हो गया होगा। थर्ड वाला, अच्छा मैंने मिटा दिया थर्ड वाला। थर्ड वाले में क्या गिवन था अपने को, रूट्स अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा, है ना। तो थर्ड वाले में अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा था, तो प्रोडक्ट तो उसका 1 हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट 1 हो गया तो सम निकालना रहेगा, तो सम निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/5 एक्स। ठीक है, चलिए वेरी गुड, ठीक है। हो जाएंगे ना ये तीनों क्वेश्चन में, किसी को कोई डाउट है क्या? हाँ सही है, सही है। नहीं है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दे दें एक। चलिए बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन ये है, इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स अल्फा बीटा है। आपको इक्वेशन निकालनी है, फाइंड इक्वेशन whose roots are अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 2 एंड बीटा क्यूब माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 5। हाँ कर सकते हो आदित्य। क्वेश्चन बोल देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा बीटा है। Then you have to find the equation whose roots are alpha cube minus 3 alpha square plus 5 alpha minus 2 and beta cube minus beta square plus 5 plus beta plus 5। हाँ डी तो लेस देन 0 है इसलिए। बहुत बढ़िया, परो पाटीदार, वेरी गुड। क्लियरली कैसे कर दिया, अच्छा करा है। परो पाटीदार ने कर भी दिया भाई, बहुत बढ़िया। सही है, परो पाटीदार, वेरी गुड। हाँ वासु बोलो। हाँ वासु।
सही है नैतिक? ओके, सब जगह हो रही है आज बारिश, तो सभी जगह हो रही है। ठीक है नैतिक। नहीं मोहित। चलिए कैसे करेंगे? देखो इसमें क्या है कि अब इसका सम तो निकलेगा नहीं, प्रोडक्ट भी नहीं, डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं। ठीक है, तो फिर क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में? अगेन एक तीसरा लॉजिक जो हमेशा काम करता है कि यदि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा काम नहीं आ रहा है, तो फिर एक पॉइंट और मैं ये बोल सकता हूं ना कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो अल्फा बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो अपन लिख सकते हैं अल्फा बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों? अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल्स टू 0, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। लिख सकते हैं? ठीक है, तो लिख सकते हैं। अब मुझे चाहिए अल्फा क्यूब, तो एक काम करता हूं, इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको बीटा से कर देता हूं मल्टीप्लाई। इसको अल्फा से करेंगे तो अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा इक्वल्स टू 0। इसको बीटा से कर देंगे तो बीटा क्यूब माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा इज इक्वल्स टू। अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब की वैल्यू रख दो तो थोड़ा इजी तो हो जाएगा। फिर देखते हैं सम प्रोडक्ट निकलेगा कि नहीं। ठीक है, अल्फा क्यूब की वैल्यू आ गई 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा को यदि मैं इसमें रख दूं तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 2। तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर हो गया माइनस 3 अल्फा प्लस 5 अल्फा प्लस 2 हो गया माइनस 2 हो गया। लिख सकते हैं? और एक और बहुत अच्छी बात हो रही है बच्चों, यहां से सपोज मैं माइनस कॉमन ले लूं तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 2, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा की वैल्यू कितनी उधर ले जाएंगे तो -3, -3 प्लस 2 तो -1 माइनस माइनस प्लस 1। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो वैल्यू है वो केवल 1 ही आ रही है सीधे। बिल्कुल ऐसे यहां पे बीटा क्यूब की वैल्यू रख देता हूं मैं, बीटा क्यूब की वैल्यू आ गई कितनी 2 बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा, इसमें रख देते हैं तो 2 बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 5। ये हो गया मेरे पास बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 हो गया। ठीक है, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा की वैल्यू उधर ले जाएंगे तो कितनी -3, तो -3 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, दोनों रूट्स आ गए मेरे पास, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0। इक्वेशन आ जाएगी 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। हाँ, आइडेंटिटी से थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, आइडेंटिटी से थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। आया कि नहीं समझ में? किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? मतलब बस कुछ नहीं, मैंने डायरेक्टली वो अल्फा बीटा इसमें सेटिस्फाइड करा
हाँ, किसी को कोई डाउट है क्या? लास्ट स्टेप कौन सी पीयूष? इसको सॉल्व करा मैंने, इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 1, इसको सॉल्व करा, इसकी वैल्यू आ गई 2। इक्वेशन क्या होती है? मतलब आपको इनडायरेक्टली वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स 1 और 2 आ रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0। वो वैल्यू 1 कैसे आई? यहां से अल्फा क्यूब, देखो कैलकुलेशन तो यार से कर सकते हो। ये अल्फा क्यूब की वैल्यू ये आई, अल्फा इस इक्वेशन में सेटिस्फाइड कराया, अल्फा से मल्टीप्लाई करा, अल्फा क्यूब की वैल्यू ये आ गई, ये 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा यहाँ पे रखा, इसको सॉल्व करा, माइनस कॉमन लिया, फिर अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा की वैल्यू, फिर से अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा की वैल्यू माइनस 3 यहाँ पे फिर से। हाँ, नोट कर लीजिए, नोट कर सकते हो। मतलब इसमें यही है, जैसे आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो जब भी जैसे अल्फा बीटा की हायर पावर से डील करना होगा ना, तो उसका एक ही तरीका है, मतलब कि वो अल्फा बीटा उस इक्वेशन में आप सेटिस्फाइड करा दो बस। यहां से आई ना बेटा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा की वैल्यू यहां से, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3 ऊपर से। इससे दो जगह की अल्फा क्यूब की भी वैल्यू निकाली मैंने अल्फा से मल्टीप्लाई करके, और अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा की वैल्यू भी निकाली। हाँ, 10th का रिजल्ट आ गया एमपी बोर्ड में। कितने बच्चों का आया रिजल्ट? कितने बच्चों का आया? सीबीएसई का 15 को आने वाला। ठीक है, लिख लिया क्या? बढ़े आगे। पंद्रह को खतरा है। रेशनल रूट्स, रेशनल रूट्स की बात करते हैं, है ना? तो रेशनल मतलब एक तरह से रेशनल रूट्स एंड इरेशनल रूट्स, रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल एंड इरेशनल, ठीक है। रेशनल रूट्स कैसे बोलते हैं अपन, किसको निकालते हैं? कि मान लो मेरे पास एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, और ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, नहीं क्यू मतलब इंटीजर, क्यू मतलब सॉरी रेशनल नंबर, ठीक है, क्यू मतलब रेशनल नंबर।
कोई भी एक जना है ना अनम्यूट होके मेरे को बता देना यदि वॉइस चली जाए तो। एक्चुअली क्या वो कॉल मोबाइल डेटा से चल रहा है, वो वाईफाई नहीं आ रहा है। तो मोबाइल डेटा में क्या होता है कि वो यदि किसी का कॉल आ जाता है ना मेरे मोबाइल पे तो वो ऑटोमेटिकली अनम्यूट कर देता है मेरे को, वो दिक्कत हो रही है। तो जब भी मोबाइल पे कोई कॉल आता है ना तो वो अनम्यूट कर देता है ना। तो मैं एक जने को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देता हूँ कि वो खुद को अनम्यूट करके मुझे तुरंत बता देगा, ठीक है। उत्कर्ष तुम बता देना, जैसे यदि मेरी आवाज बंद हो जाए तो क्योंकि मैं वहां पे देखूंगा, मैं पता लगा मैं बोलता जा रहा हूँ, तो उत्कर्ष तुम खुद को अनम्यूट कर सकते हो मेरे ख्याल से। तो खुद को अनम्यूट करके तुम तुरंत मुझे बता देना कि आवाज नहीं आ रही है, तो मैं वेट कर लूंगा, है ना। अच्छा, इसमें अनम्यूट नहीं हो सकते हैं, ओहो ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ हाँ, चलिए ठीक है, हाँ हाँ। अच्छा ये वेबिनार है ना, वो मीटिंग नहीं है इसलिए। चलिए कोई बात नहीं, मैं देखता रहूंगा, है ना। तो एक्चुअली डेटा से लगा रखा है ना, इसकी वो प्रॉब्लम आ रही है, वाईफाई में नहीं आ रही। तो इस इक्वेशन के रूट्स की बात करनी है रेशनल और इरेशनल के टर्म्स। एबीसी बिलोंग्स टू क्यू दिया हुआ, एबीसी बिलोंग्स टू क्यू दिया हुआ, एबीसी रेशनल नंबर है, एबीसी रेशनल नंबर दिया हुआ है। अब आप ये समझो कि जब रूट्स आप निकालोगे तो रूट्स निकालेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a निकलता है ना। माइनस बी प्लस माइनस, हाँ 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 हाँ, ये प्रथम ने वो बहुत अच्छा आइडिया दिया है। चलो तो प्रथम को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं दे देता हूँ, है ना। प्रथम ने ये आइडिया अच्छा दिया है। प्रथम एक बार अनम्यूट करना। यस सर। चलो अब मैं वापस से कर, तो अब प्रथम कर सकता है ये वाला काम। गुड आइडिया। हाँ, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2 है। अच्छा, एक चेंज आप ध्यान से समझना कि यहां पे मैं एबीसी रेशनल नंबर की बात कर रहा हूं, अभी तक मैं एबीसी रियल नंबर की बात कर रहा हूं, एबीसी रियल नंबर की, है ना। यहां पे मैंने रिस्ट्रिक्शन बढ़ा दिया, रेशनल मतलब रियल तो होंगे ही सही, है ना, लेकिन कुछ इरेशनल वाले भी होंगे तो वो रूल यहां पे नहीं लग पाएगा। अब आप सोचो कि जब एबीसी रेशनल नंबर है मतलब ये रेशनल, ये भी रेशनल। अब इरेशनल की जो पॉसिबिलिटी बन रही है, इरेशनल की जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो यहां पे बन रही है, इरेशनल की पॉसिबिलिटी कि यदि वो अंडर रूट सॉल्व हो गया, ठीक है, यदि वो अंडर रूट सॉल्व हो गया तब तो अपन क्या होगा, अंडर रूट सॉल्व हो गया तो फिर ये अंडर रूट हट गया तो ये नंबर भी रेशनल हो जाएगा, तो फिर तो पूरा का पूरा जो वैल्यू है वो रेशनल नंबर बन जाएगा। लेकिन मान लो वो अंडर रूट सॉल्व नहीं हुआ तो फिर ये कैसा हो जाएगा बच्चों, इरेशनल हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। एबीसी अपन ने रेशनल नंबर लिए हुए हैं, तो ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, प्लस माइनस ठीक है जो भी आएगा। अब यदि ये डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने एक इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इस पे यदि मैंने फॉर्मूला लगाया तो -4 प्लस माइनस 16 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये रेशनल है, ये भी रेशनल है, ठीक है, ये रेशनल है, ये रेशनल है। अब पूरा रेशनल या इरेशनल होना इस नंबर पे डिपेंड करेगा, पूरा इरेशनल होना या इरेशनल होना इसके ऊपर डिपेंड करेगा। यदि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो अंडर रूट हट गया तो पूरा रेशनल हो, और यदि ये अंडर रूट नहीं हटा तो फिर ये इरेशनल हो गया। तो कुल मिला के मेरे पास क्या कंडीशन बनी कि इफ A B C belongs to Q, then roots will be rational, roots will be rational if D is perfect square। D यदि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, पर अगेन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है,
सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, ठीक है, कि डी यदि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो रूट्स रेशनल होंगे, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इफ ए बी सी belongs to Q, ABC belongs to Q, then irrational roots always occurs in pair। कि irrational roots जो आते हैं वो भी पेयर में आएंगे यदि एबीसी पर सब इस सारी कंडीशंस एबीसी बिलोंग्स टू Q। पेयर का मतलब क्या है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में इमेजिनरी रूट्स के लिए पेयर बताया था आपको, ठीक है। इमेजिनरी रूट्स के लिए क्या पेयर बताया था कि आयोटा वाला प्लस में और सेम आयोटा वाला माइनस में। ऐसे यहाँ पे अंडर रूट वाला प्लस में, अंडर रूट वाला माइनस में। मीन सपोज करो कि यदि एक रूट 2 प्लस रूट 5 आ रहा है तो दूसरा रूट क्या होगा, 2 माइनस रूट वाले का ही साइन चेंज होगा, है ना। वो साइन चेंज भी केवल किसका होगा, वो रूट वाले का ही साइन चेंज होगा। वो जो साइन चेंज होगा ना बच्चों, वो भी केवल रूट वाले का ही साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस का। जैसे वहां पे आयोटा का चेंज हो रहा था ना, ऐसे यहाँ पे रूट वाले का साइन चेंज, है ना। तो ये 2 पॉइंट्स हैं इसमें मेनली, ठीक है। ए और बी रूट में हो तो, हाँ ये तो कंडीशन बोली थी ना मैंने, ए और बी रूट में हो तो वो रूल लग ही नहीं सकता। ये सारे रूल्स लगेंगे तभी जब एबीसी रेशनल नंबर हो, और एबीसी रेशनल नंबर होने का मतलब ये हुआ कि वो नंबर्स पी बाय क्यू टाइप के होंगे, उसमें अंडर रूट नहीं आ सकता। फर्स्ट इक्वेशन का डी तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट रूट्स बिलोंग्स टू क्यू। क्यों रूट्स बिलोंग्स टू क्यू थोड़ी ना है, इरेशनल रूट्स आ रहे हैं। इसके रूट्स किसने बोला, रेशनल आ रहे हैं। -4 प्लस -2√3/2, एक रूट आ रहा है -2 प्लस √3 और एक रूट आ रहा है -2 माइनस √3। रेशनल आ रहे हैं बच्चों, किसने बोला रेशनल रूट्स आ रहे हैं, रेशनल आ रहे हैं ना। दोनों ही नहीं होंगे फिर, यदि एबीसी बिलोंग्स टू आर हुआ ना तो फिर तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक केस बताता हूं आपको, यहाँ पर दिख रहा है, हाँ। मान लो एक इक्वेशन में लेता हूं x² प्लस 2√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यदि मैं इसका डी निकालूंगा तो इसका डी निकालूंगा तो 2√2 का होल स्क्वायर -4, 8 माइनस 4 4 आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। इसका जो डी आ रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जब मैं इसके रूट्स निकाल रहा हूं तो इसके रूट्स निकालूंगा तो -2√2 प्लस माइनस b² -4ac मतलब √2/2 ए, तो इसके रूट आ रहे हैं -√2 + 1 -√2 -1, मतलब इरेशनल आ रहे हैं रूट्स, ठीक है। मतलब रूट्स जो है वो इरेशनल आ रहे हैं, इसके रूट्स इरेशनल आ रहे हैं, ठीक है। भले डी परफेक्ट स्क्वायर आ गया, आप डिफरेंस समझना, देखो दोनों केस। आप बोलोगे कि यहाँ पे तो डी परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है फिर रूट्स इरेशनल हो गए, जबकि मैंने क्या बोला है कि यदि रूट्स रेशनल चाहिए तो डी परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। इस कंडीशन का डिफरेंस, यहाँ पे आप बी देखोगे तो बी क्या है, इरेशनल आ रहा है। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये जो रूट्स ऐसे बन रहे हैं ना, ये रूट्स ऐसे बन रहे हैं, वो बेसिकली इरेशनल जो बन रहे हैं वो डी के कारण से नहीं बन रहे हैं, बी के कारण से नहीं बन रहे, किसके कारण से बन रहे हैं, वो बी के कारण से बन रहे हैं, बी के कारण से, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, किसी को कोई डाउट है। हाँ करण पाटीदार, जब तक आप लोग बोलोगे तब तक पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 9 बजे तक बोलो, 9:30 तक बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट्स लिख लेना, दोनों पॉइंट्स आप लिख लो, ये दोनों पॉइंट्स आप लिख लो।
लिख लिया? इक्वेशन क्या बनी वो पॉइंट नहीं अच्छे से समझा। इक्वेशन क्या बनी? इक्वेशन तो बनी नहीं कोई भी, इक्वेशन तो कहीं बनाई नहीं अपन ने, अपन तो रूट्स की बात कर रहे हैं जलज। समझा ही नहीं आपका क्वेश्चन, इक्वेशन क्या बनी? इक्वेशन तो बनी नहीं, मैं तो सीधे सीधा एक पॉइंट बोला है कि यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी रेशनल नंबर्स दिए हुए हो, तो यदि डी आपको रूट्स रेशनल चाहिए तो उसका डी परफेक्ट स्क्वायर करना पड़ेगा। बस, अपन ने इक्वेशन की तो बात ही नहीं करी यहाँ पे, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट जरूर ये बोल रहा था मैं कि एबीसी यदि रेशनल नंबर हो देन इरेशनल रूट्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर, कि इरेशनल रूट्स हमेशा पेयर्स में आएंगे, 2 + √5 और 2 - √5 टाइप। रूट वाले का साइन चेंज हो। अब जैसे इसमें आप देखो ना, इसमें रूट वाले का साइन चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें एक्चुअली ये पेयर है ही नहीं, इसको मैं पेयर बोलूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें एबीसी बिलोंग्स टू क्यू की बात ही नहीं कर रहा ना वो, ठीक है। तो जब तक एबीसी बिलोंग्स टू क्यू की बात ही नहीं कर रहा, पॉइंट का मीनिंग ही नहीं रहेगा, फिर तो आपको रूट्स निकाल के ही देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद एक और इसमें जो कंडीशन आती है वो आती है इंटीग्रल रूट्स की बात करते हैं। इंटीजर रूट्स या इंटीग्रल रूट्स बोलते हो, जैसे आपने क्वेश्चंस करे होंगे ना, उसमें आते थे ना क्वेश्चन, जब अपन करते थे तो उसमें आता था ना, क्वेश्चन जब अपन करते थे तो उसमें आता था कि नहीं कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, तो उस तरह से। अब इंटीजर रूट्स की अपन बात कर रहे हैं कि इंटीजर रूट्स, तो इंटीग्रल रूट्स के लिए कंडीशन क्या है? इंटीग्रल रूट्स के लिए ये है कंडीशन कि इन इक्वेशन x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, a इज इक्वल्स टू 1, b c बिलोंग्स टू इंटीजर। ध्यान से समझना, पहले समझ लीजिए, लिखना बाद में, पहले समझ लीजिए, लिखना बाद में। इन इक्वेशन x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 1, b एंड c बिलोंग्स टू इंटीजर, a 1 आएगा, b और c इंटीजर आएगा, then roots will be integral if d is perfect square। Then roots will be integral if d is perfect square। एक बार ध्यान से समझ लेना पॉइंट्स, है ना। एक मिनट को लिख लो पहले, आप एक काम करो, इसको लिख लो पहले। a equals to 1, b c belongs to, roots will be integral if d is perfect square। हाँ चलिए, अब देखो इस पॉइंट का मतलब क्या है कि एक तरह से क्या हुआ कि थोड़ा सा पहले वाले पॉइंट से आप रिलेट भी कर सकते हो। पहले वाले पॉइंट्स में भी मैंने डी परफेक्ट स्क्वायर की बात करी थी। वहां पे अपन ने क्या बोला था कि यदि डी परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो रूट्स रेशनल होंगे। डी परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो रूट्स रेशनल, तो रूट्स रेशनल में लेकिन दो पॉसिबिलिटी हो सकती थी। रेशनल में क्या होता है, इंटीजर भी आता है और p/q भी आता है। भाई नंबर रेशनल की बात करूंगा मैं तो ये 2 भी तो रेशनल है, और 3/5 बोलोगे तो 2 भी रेशनल है, 2 भी रेशनल है, और 3/5 बोलोगे तो वो भी रेशनल है, ठीक है। -7/3 बोलोगे तो वो भी रेशनल है, ठीक।
तो पहले वाले केस में अपन ये बोल रहे थे कि पहले वाले केस में ये कंडीशन नहीं थी मेरे पास। मैंने बोला कि एबीसी रेशनल नंबर आ जाए और डी परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो रूट्स रेशनल मतलब ये ऐसा कुछ भी हो सकता है। अब थोड़ा सा मैंने उसको और रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि रेशनल भी है ये, उसमें भी यदि ए 1 आ जाए और बी और सी इंटीजर आ जाए तो वो जो मैं बोल रहा था कि रूट्स रेशनल आएंगे तो रेशनल के अंदर भी मैं ये बोल सकता हूं कि फिर वो इंटीग्रल भी आएंगे, फिर वो इंटीग्रल भी आएंगे। क्यों आएंगे इसको समझिए आप ध्यान से। पॉइंट तो बहुत सिंपल सा है, लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट डिफरेंट रहता है ना, कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। लगाना कंक्लूजन समझिए कि ये निकाला कैसे अपन ने। लेट्स से a इज इक्वल टू 1 है ना, a इक्वल टू 1 है तो अल्फा बीटा यदि आप निकालोगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4c, ए तो 1 अपॉन 2, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c बाय 2, ठीक है। चलिए a1 लिख लिया, b और c इंटीजर है। अब यदि d परफेक्ट स्क्वायर हो गया मतलब बी स्क्वायर माइनस 4c, यदि ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, मान लेते हैं कि ये किसी नंबर d का परफेक्ट स्क्वायर हो गया, इसको d स्क्वायर मान लेता हूं, लेट दिस इज लेट। नाउ अब यदि b इवन हुआ, इवन का स्क्वायर क्या होगा, इवन, c कुछ भी आए 4 इंटू दिस करोगे तो इवन आएगा, ठीक है। इवन माइनस इवन करोगे तो इवन आएगा, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू इवन आया, और इवन किसी इवन का ही स्क्वायर हो सकता है, इसका मतलब ये डी भी कैसा होगा, इवन। मैंने बी एज्यूम करा है और सी एज्यूम करा है। बी इवन लिया तो इवन का स्क्वायर इवन हुआ, सी कुछ भी ले लो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन ही आएगा, है ना। और इधर से इवन माइनस इवन इवन आएगा तो ये इवन का स्क्वायर, तो डी भी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। नाउ लेट्स से बी ऑड हो जाए, बी ऑड, तो ऑड का स्क्वायर ऑड, सी कुछ भी है तो इवन आने आना है, ऑड माइनस इवन, ऑड माइनस इवन क्या होगा, ऑड, ठीक है, वेरी गुड। तो इधर ऑड आ गया और ऑड किसी ऑड का स्क्वायर होगा, ठीक है। मतलब एक चीज आप ध्यान से समझो, तो बी इवन हुआ तो डी भी इवन हो गया, और बी यदि ऑड हुआ तो डी भी कैसा हो गया, ऑड हो गया। या तो दोनों इवन आ रहे हैं और या फिर दोनों ऑड आ रहे हैं, बोल सकते हैं ऐसा अपन, या तो दोनों इवन आएंगे और या दोनों ऑड आएंगे अपने पास, है ना। अब दोनों इवन या दोनों ऑड आएंगे तो अब आप ध्यान से देखो, तो माइनस बी प्लस माइनस, इसको डी स्क्वायर माना था अपन ने, इसको डी ले लेते हैं डिवाइडेड बाय 2, मेरे पास ये बनेगा डी माइनस बी बाय 2, और या फिर माइनस कॉमन लेंगे तो b प्लस डी बाय 2। इतना कंफर्म है कि b और d या तो दोनों इवन होंगे या दोनों ऑड होंगे। यदि दोनों इवन हुए, इवन माइनस इवन इवन, इवन प्लस इवन इवन, दोनों ऑड हुए, दोनों ऑड हुए तो ऑड माइनस ऑड इवन, ऑड माइनस ऑड इवन, ऑड प्लस ऑड इवन। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर में हमेशा इवन नंबर ही आ रहा है कि नहीं, न्यूमरेटर में हमेशा इवन नंबर ही आ रहा है। डी माइनस बी भी इवन आ गया और ये भी इवन आ गया, आप कुछ भी ले लो, और यदि ये दोनों इवन आ गए तो इवन नंबर अपने को कंफर्म पता है कि वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, और 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो वो नंबर इंटीजर बन जाएगा। अब वो भले प्लस का बने या माइनस का बने, लेकिन बनेगा इंटीजर,
ठीक है, आई की नहीं बात समझ में? किसी को कोई डाउट? कंक्लूजन जो अपन ने निकाला है, नॉन नेगेटिव भी हो सकता, समझा नहीं है। ऐसा बी और डी रूट इवन नहीं बनेंगे। हर्षल थोड़ा सा गलत कंक्लूजन निकाल रहा, रूट इवन नहीं बनेंगे भाई। मान लो यहाँ पे 6 आ गया तो 6/2, मैं बोल रहा हूं कि डी माइनस बी इवन आएगा और बी प्लस डी इवन आएगा। रूट्स के बारे में, रूट्स केवल इंटीजर आएंगे क्योंकि वो 2 से डिवाइड होगा ना, तो इसलिए। आदित्य मनी बोल रहा है रिपीट कर दो। अरे जलज, ऑड इवन कुछ मैटर नहीं करेगा, वो तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बताया है, फिर से समझ लो। ठीक है, अपने को a1 लिया था, b से इंटीजर था तो a1 कर दिया, यहाँ पे 1 कर दिया, b और c इंटीजर है। और मैंने बोला कि यदि d परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो मैंने मान लिया कि d परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है और b स्क्वायर माइनस 4c इक्वल्स टू d स्क्वायर को लेट कर दिया कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहा था। तो एक सिंपल सी बात मैंने करी कि यदि मैं b को इवन ले रहा हूँ तो मुझे d भी इवन मिल रहा है विदाउट रेस्पेक्टिंग द c आप कुछ भी ले लो, c कुछ भी ले लो, लेकिन ये 4 से मल्टीप्लाई करके ये तो इवन आना ही आना है। तो यदि ये इवन लिया तो इवन माइनस इवन हुआ, ये ऑड हुआ तो ऑड माइनस इवन हुआ, तो इवन माइनस इवन इवन आएगा, ऑड माइनस इवन ऑड आएगा। ठीक है, तो कुल मिला के मुझे ये पता लगा कि बी इवन लिया था तो डी भी इवन आ गया, बी ऑड लिया था तो बी भी ऑड आ गया। तो दोनों सेम आएंगे, दोनों इवन आएंगे, दोनों ऑड आएंगे। तो इवन प्लस इवन इवन, ऑड प्लस ऑड इवन, इवन माइनस इवन इवन, ऑड माइनस ऑड इवन। तो कुल मिला के मुझे ये पता लगा कि जब मैं रूट्स का फॉर्मूला लगा रहा हूं तो उसमें न्यूमरेटर में हमेशा मुझे इवन नंबर मिल रहा है। तो न्यूमरेटर में हमेशा इवन नंबर मिल रहा है तो दैट विल बी ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। तो इसलिए वो सॉल्व होके मैंने जो कंक्लूजन बोलना चाह रहा था कि रूट्स विल बी इंटीग्रल। तो इसलिए मैं अब इंटीग्रल में ऑड आएगा इवन आएगा ये तो नहीं बोल पाऊंगा मैं, पर इतना बोल सकता हूं कि हाँ भाई ये सॉल्व होके ये नंबर हमेशा क्या बनेगा, इंटीजर बनने वाला है। ठीक है, आई की नहीं बात समझ में? नहीं, इंटीजर को रेशनल, हाँ इंटीजर को रेशनल भी बोल सकते हैं, रेशनल को इंटीजर नहीं बोल पाऊंगा, रेशनल को इंटीजर नहीं बोल पाऊंगा, इंटीजर को मैं रेशनल बोल सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इंटीजर को मैं रेशनल बोल सकता हूँ, है ना। अब इसको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन, ये तो पॉइंट्स की बात हो गई। ये जो दोनों पॉइंट्स बताए ना बहुत ध्यान से अप्लाई करने पड़ते हैं क्वेश्चन में, इतना आसान है इनको अप्लाई करना। अभी मैं क्वेश्चन बताता हूँ। तो इसका मतलब देखो, यदि आपको कभी भी किसी इक्वेशन के रूट्स इंटीग्रल चाहिए, है ना, रूट्स इंटीग्रल चाहिए। अब उसने मान लो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि हाँ भाई यहाँ तो 1 ही दे दिया उसने क्वेश्चन, और उसने ये भी आपको बोल दिया कि बी और सी आप इंटीजर, बी और सी भी उसने बोल दिया कि ये तो इंटीजर होगा। तो आपके पास क्या कंडीशन बची है रूट्स को इंटीग्रल बनाने के लिए? बस एक कंडीशन बची आपको कि आपको डी को परफेक्ट स्क्वायर करना। आपके पास बस एक कंडीशन बची कि आपको डी को परफेक्ट स्क्वायर करना पड़ेगा। यदि आपको ये चीज पहले से पता हो कि हाँ भाई ए 1 है और बी सी इंटीजर है, तो आप केवल इतनी सी बात कर देना कि डी परफेक्ट स्क्वायर बना दो तो ऑटोमेटिकली रूट्स इंटीग्रल आ जाए, है ना। अब मैं क्वेश्चन के थ्रू इस पॉइंट को बताता हूं, है ना। पॉइंट आपने लिख ही लिया था पहले। फाइंड ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू of A for which equation
x minus 10 x minus a plus 1 equals to 0 have integral roots. ठीक है, find all possible integral value of a for which equation x minus 10 into x minus a plus 1 equals to 0 have integral roots. इस इक्वेशन के रूट्स इंटीग्रल आ जाए, है ना। अब देखो इस पॉइंट्स को मैं कैसे अप्लाई करता हूं। मुझे a की कैसी वैल्यू चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। अब a की इंटीग्रल वैल्यू चाहिए तो इसका मतलब यदि मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मुझे मिला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन 10 प्लस ए प्लस 10 ए प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आया। ठीक है, तो यदि ए आप इंटीजर ले रहे हो तो 10 प्लस ए इंटीजर आएगा, 10a प्लस 1 भी इंटीजर आएगा, ये इंटीजर और a1, मतलब आप ध्यान से देखो तो अपना ये a1 वाली और b और c इंटीजर वाली कंडीशन तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो जाएगी, क्योंकि a की तो मैं इंटीग्रल वैल्यू निकालना चाह रहा हूं। तो मुझे अब केवल एक कंडीशन की और जरूरत है इस इक्वेशन के रूट्स इंटीग्रल लाने के लिए कि d को मैं क्या करूं बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर बना दूं। इस d को मैं परफेक्ट स्क्वायर बना दूं। आई की नहीं बात समझ। और जनरली क्या होता है ना, अपने को 99% प्रॉब्लम में अपने हाथ में यही देता है, आपको तो डी परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा तभी वो रूट्स इंटीजर आएंगे। ठीक है, आई की नहीं बात समझ में, फिर से समझ लो। रूट्स इंटीजर की मैंने दो कंडीशन बोली थी कि a इज इक्वल टू 1, b c इंटीजर हो और d परफेक्ट स्क्वायर हो। a क्वेश्चन में ऑलरेडी 1 दिया हुआ है और a की इंटीग्रल वैल्यू मुझे निकालनी है, तो इसलिए मुझे साफ साफ दिख गया a की इंटीजर वैल्यू, तो ये ऑटोमेटिकली इंटीजर ही रहेगा, ये भी ऑटोमेटिकली इंटीजर ही रहेगा। तो a1 b c। सर आप म्यूट हो गए हो। Sir, you are muted. अक्षत एक बार ये वाला मुझे बता दे तो बस बेटा, ये क्वेश्चन पूरा कराऊंगा। अर्पित ये वाला क्वेश्चन पूरा करा लेने दो मेरे को, है ना। हाँ उत्कर्ष, सही है सही है सही है। नहीं वैभव दूत आ रही है आवाज तो, अनम्यूट में आवाज आ रही है ना बच्चों, आवाज तो आ रही है ना। यस सर आ रही है ना, हाँ ठीक है, हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए वापस से एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं ये बताना चाह रहा था भाई, अपने को इंटीग्रल रूट्स चाहिए और a की वैल्यू भी इंटीग्रल चाहिए। तो अब आप सोचो कि यदि a की वैल्यू आप इंटीजर निकाल रहे हो, इंटीजर रखोगे तो 10 प्लस ए इंटीजर आएगा, 10a प्लस 1 भी इंटीजर आएगा। तो इसका मतलब मुझे इंटीग्रल रूट्स वाली मेरे पास दो कंडीशन, a1 हो b और c इंटीजर हो। तो a1 दे ही रखा है इसने, b और c ऑटोमेटिकली इंटीजर आ ही गया, a की वैल्यू इंटीग्रल रखेंगे। तो अब बस मुझे एक कंडीशन चाहिए कि d परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो मैं उस d को परफेक्ट स्क्वायर करता हूं। अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे करेंगे, देखो d को परफेक्ट स्क्वायर ये मैंने निकाला, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस प्लस 20 माइनस 40 को ये लिखा, इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब इसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अभी थोड़ा सा हो सकता है आपको ये इजी लग रहा हो, लेकिन कहीं कहीं पे एक कैलकुलेशन पार्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना कि आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन आ रहा है और उस एक्सप्रेशन को यदि आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, जैसे मान लो मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं कि लेट ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया डी का, ठीक है। अभी वो आपको लग रहा होगा दूसरा मेथड भी, आपको हर बार वो मेथड काम नहीं करेगा। लेट मान लिया मैंने परफेक्ट स्क्वायर बन गया किसी नंबर डी का। अब देखना एक इक्वेशन है उससे मैं दो वेरिएबल कैसे कंक्लूड करता हूं, ठीक है। इस डी को इधर ले आता हूं, 4 को इधर ले जाता
ए इंटीजर रखोगे आप, तो ए इंटीजर रखोगे तो ये इंटीजर का स्क्वायर हो गया, ए इंटीजर रखा तो ये इंटीजर का स्क्वायर हो गया, इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर -4, मतलब ये पूरी क्वांटिटी इंटीजर आएगी। इसका मतलब एक चीज और कंफर्म होगा कि डी भी इंटीजर आएगा, इंटीजर इंटीजर का स्क्वायर हो सकता है, मतलब कुल मिला के फ्रैक्शन वाली चीज है ही नहीं मेरे पास, सब कुछ इंटीजर चल रहा है। तो मैंने सोचा कि इसका मतलब यहाँ पे एक इंटीजर का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे एक इंटीजर का स्क्वायर आएगा, दो इंटीजर के स्क्वायर का डिफरेंस मुझे 4 चाहिए। यदि मैं इंटीजर्स के स्क्वायर लिखूंगा, इंटीजर्स के स्क्वायर लिखूंगा, सारे इंटीजर्स के स्क्वायर यदि मैं लिखता जाऊं, तो दो इंटीजर के स्क्वायर का डिफरेंस 4 मुझे एक ही बार दिख रहा है बस। मतलब यहां पे कंपलसरी 4 आना चाहिए और यहां पे कंपलसरी 0 आना चाहिए, तभी मुझे उधर इज इक्वल टू 4 मिल सकता है। आई कि नहीं बात समझ में? फिर से समझ लो, यहां तक तो ठीक है, डी निकाला मैंने, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। मैंने मान लिया, मुझे परफेक्ट स्क्वायर करना था, मैंने मान लिया कि ये किसी क्वांटिटी डी का परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है ना, ये किसी क्वांटिटी डी का परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, तो इसको इधर लिया, इसको इधर लिया है, ये भी किसी इंटीजर का स्क्वायर बनेगा, ये भी किसी इंटीजर का स्क्वायर बनेगा, दो इंटीजर के स्क्वायर का डिफरेंस 4, ये सारे इंटीजर का स्क्वायर का डिफरेंस लिखा हुआ है, तो दो इंटीजर के स्क्वायर का डिफरेंस 4 एक ही बार आ सकता है, जब एक वैल्यू 4 हो दूसरी वैल्यू 0 हो। आप बोले इससे आगे आ गया तो नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के स्क्वायर का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे वो डिफरेंस 5 था, यहाँ पे वो डिफरेंस 7 हो गया, यहाँ पे वो डिफरेंस 9 हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस यदि 9 है तो इसका किसी और से लूंगा तो 9 से और ज्यादा आएगा, तो इसलिए ये कंफर्म है कि इसके आगे का जो डिफरेंस है वो 4 नहीं आ सकता। तो दैट्स व्हाई a-10 के होल स्क्वायर की वैल्यू 4 ही लेनी पड़ेगी। a-10 is equals to plus minus 10, a is equals to 12 and a is equals to 8। आया कि नहीं बात समझ? हाँ, मेथड थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है एक्चुअली, इसी को नंबर सिस्टम वाले कंसेप्ट अपन बोलते हैं। जैसे आप वो जो एबीपीवाई वगैरह के यदि कोई प्रिपरेशन कर रहा हो तो वो उसमें ये सब चीजें वहां पे ही अप्लाई, ये सब चीजें अप्लाई करनी पड़ती है कि अपन ने एज्यूम, यही नंबर सिस्टम, इसी को बोलते हैं अपन नंबर सिस्टम, कि अपन ने कुछ कंक्लूजन्स निकाला नंबर्स को देख के, ऑड प्लस ऑड इवन, ये सब यही चीजें है नंबर सिस्टम। हाँ आदित्य, एक्चुअली क्या होता है, वो आपकी बात सही है कि बड़ा नंबर आ जाएगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन देखो जनरली क्या होता है, कभी भी मैथमेटिक्स में कोई क्वेश्चन आपको देगा ना, तो ऑब्वियसली वो ऐसा देगा कि आप उसको कैलकुलेट कर पाए। यदि मान लो नंबर होगा ना तो कुछ पैटर्न, हर हर हमेशा कुछ ना कुछ पैटर्न बनता है। आप देखो यहाँ पे इसका डिफरेंस का भी पैटर्न बन रहा है, 5, 7, 9, तो उस पैटर्न में जाते हुए आप यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर भी लिख दूंगा ना, तो भी मैं उस चीज को कंक्लूड कर सकता हूँ कि अच्छा मान लो इसका डिफरेंस 3 आया, इसका डिफरेंस 5 आया, इसका 7 आया, इसका 9 आया। अब आप यहाँ पे कोई बहुत बड़ा नंबर लिख दो तो भी मैं अच्छा वहां पे चाहिए तो मतलब मुझे कहाँ तक जाना पड़ेगा, ये मैं सोच सकता हूँ एटलीस्ट उस केस। ठीक है, आई की नहीं बात समझ में? लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए आप, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, एक बार सॉल्यूशन लिख लीजिए आप। इसमें इस क्वेश्चन का ना एक मेथड मुझे और बताना है, बस उसको पूरा कर देता हूं मैं, क्योंकि नहीं तो फिर अगले क्लास में फिर मुझे 0 से शुरू करना पड़ेगा। अभी फ्लो चल ही रहा है तो इसलिए मैं उसको बस पूरा करा देता हूँ। डी स्क्वायर मैंने इसलिए लिया बेटा क्योंकि मुझे एक ही चीज आनी थी कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना था, इस क्वांटिटी को परफेक्ट स्क्वायर। अभी लास्ट में इंटीग्रल रूट्स की कंडीशन, तो मैंने मान लिया कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया किसी नंबर डी का, इसलिए मैंने डी स्क्वायर माना है। ये नंबर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो मान लिया मैंने किसी नंबर डी का ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। जीरो कैसे लोगे? बस एक्चुअली वो मैंने यही चीज बोलना चाह रहा था वो विधान,
तुम जो सोच रहे हो ना जीरो जीरो, इसको जीरो क्यों लूंगा मैं? वो कोइंसिडेंटली अभी जीरो दिख रहा है आपको इसमें, क्योंकि मेरे पास वो डी को जीरो लेके ही बन रहा है, हर बार वो कंडीशन मैच नहीं करेंगी ना। फोर की जगह पे सपोज करो मेरे पास 7 आ गया होगा, इसके परफेक्ट स्क्वायर से तो मुझे मतलब ही नहीं है ना। 4 की जगह यदि 7 हो जाता तो इसका मतलब ये 16 लेता मैं और ये 9 लेता, तो a माइनस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 लेता। इस 4 का तो कोई रोल ही नहीं है ना, इस 4 को मत सोचो, है ना। बस एक लास्ट इसका जो सेकंड मेथड है इससे इजी और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, मतलब वो एक तरह से आपने सोचा क्वेश्चन में कि ये इक्वेशन इसने ऐसे लिख के क्यों दी, इसने ऐसे लिख के क्यों दी क्वेश्चन में इक्वेशन, ऐसे ही दे देता मल्टीप्लाई करके दे देता हूं, नहीं उसका लॉजिक है, उसने आपको एक हिंट दिया इस चीज का, क्वेश्चन आप इसका यूज करके भी कर सकते हो। इक्वल टू में नेगेटिव आया तो फिर वो पॉसिबल नहीं होगा, ये जो उसने लिख के दिया ना, उसने एक हिंट दिया था आपको क्वेश्चन को कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू -1 मान लेता हूं, a की मुझे वैल्यू इंटीग्रल चाहिए, रूट्स इंटीजर चाहिए, मतलब एक तरह से x भी इंटीजर रखूंगा मैं देखा जाए तो x इंटीजर रखा, इंटीजर माइनस 10, इंटीजर इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर, ये दोनों इंटीजर हुए। तो यहां पे मैं x और a कुछ भी रखूंगा तो यहां पे दो इंटीजर का प्रोडक्ट मेरे पास बनेगा, और दो इंटीजर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 दो ही केस में आता है, दो इंटीजर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 दो ही केस में आता है, जब इसको 1 इसको -1 ले या इसको -1 और इसको 1 ले, उसके अलावा ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो सकती। फिर से समझ लो, a आपको इंटीजर रखना है कि नहीं, a की इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, रूट्स इंटीग्रल चाहिए, तो इसका मतलब x भी क्या रखना पड़ेगा, आपको इंटीग्रल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कुल मिला के ये भी इंटीजर हुआ, ये भी इंटीजर हुआ, दो इंटीजर का प्रोडक्ट -1 दो ही केस में आ सकता है 1, तो बहुत सिंपल सी बात है, x माइनस 10 इज इक्वल टू 1 और x माइनस ए इज इक्वल टू -1 ले लो, या फिर x माइनस 10 इज इक्वल टू -1 और x माइनस ए इज इक्वल टू 1। इससे x की वैल्यू आ गई 11 और x इक्वल टू 11 यदि मैं इसमें रखूंगा तो a इज इक्वल टू 12 आ गया, और यहां से x की वैल्यू आ गई 9 और x इक्वल टू 9 यदि मैं रखूंगा तो a इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। आई की नहीं बात समझ में? एक नंबर का रेसिप्रोकल भी तो कर सकते हैं। ओम इंटीजर 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 चाहिए, बात सही है आपकी, लेकिन ये 1/2 और ये 2 नहीं हो सकता ना, आपकी बात सही है, पर दिक्कत वो है ना कि मुझे तो दोनों इंटीजर रखने हैं, तो दो इंटीजर का प्रोडक्ट -1 तो बेटा एक ही केस में आ सकता है, हो सकता है बेटा। इवन पता है ये जो है ना, जैसे अभी मान लो मैं क्यूबिक क्यूबिक में दे दूं तो क्यूबिक में भी अप्लाई हो जाता है कहीं कहीं पे, मान लो ऐसे दे 3 फैक्टर टाइप से दे दे, तो हाँ एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये, है ना, तो हो जाता, मतलब मैक्सिमम प्रॉब्लम में हो जाता, मतलब ट्रिकी रहता है थोड़ा सा। हाँ बस ये है कि जैसे यहाँ पे दो केस बने ना, कहीं हो सकता है ज्यादा केस बन जाए, जैसे और कुछ में लेता, मान लो यहाँ पे जैसे लेट से मैंने 5 ले लेता, -1 की जगह 5 होता, तो फिर मेरे पास केस ज्यादा बनते, 1 5 5 1 -1 -5 -5 -, फिर केस ज्यादा बन जाता है उसमें, बस इतना सा डिफरेंस मेरे पास आ सकता है। अरे दोनों है ना, ये रहा ना अलविना, ये वाला केस तो लो, ये तो इससे लिया और ये दूसरे वाले केस से a इक्वल टू 8 आया ना, क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलो तो फिर आज वाइंड अप कर देते हैं, है ना, आज ज्यादा हो गया वैसे भी, है ना, चलो कोई बात नहीं, कभी कभार ज्यादा हो जाना चाहिए, ठीक है।
अभी कोशिश करो, थोड़ा सा वो टाइम एडजस्ट करने में टाइम लगेगा आप लोगों को, टाइम चेंज होता है तो लगता है बेटा, है ना, पर आगे के लिए चीजें क्या स्मूथ हो जाएगी। अभी थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लोगे ना तो चीजें स्मूथ हो जाएगी अपने, नहीं तो फिर आगे ज्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए ओके देन, हाँ रिकॉर्डिंग भेज दूंगा बेटा, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ठीक है, चलो ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।